हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे रेखाखंड की रचना करना के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में जानेंगे 3D आकारों के भाग को। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। उसके बाद क्लास 8 में हम लोग समझेंगे दंड आलेख को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। बिहार के चंपारण जिले में किसानों से जोर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। मजदूर किसान नील्हे अत्याचार से परेशान थे। वे एक मसीहा की तलाश में थे जो उन्हें शोषण जोर जबरदस्ती की पीड़ा से मुक्ति दिलाए। 9 जनवरी 1915 का दिन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। वे 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी अधिवेशन में आए हुए थे। वे किसी बड़े नेता को चंपारण में लाना चाहते थे और उस समय बाल गंगाधर तिलक का बड़ा नाम था। राजकुमार शुक्ल सबसे पहले तिलक के पास गए। उन्होंने तिलक से चंपारण चलने की विनती की, पर तिलक जी ने कहा, मैं अभी देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूँ। फिर शुक्ल जी मदन मोहन मालवीय से मिले और उन्होंने कहा, हम सभी देश की आजादी के संघर्ष में लगे, इससे चंपारण की समस्या का भी हल निकलेगा। निराश होकर वो गांधी जी के पास गए। उन्होंने चंपारण की समस्या बतलानी चाहिए, परंतु उन्हें अवसर ही नहीं मिला। फिर शुक्ल जी ब्रज किशोर बाबू के साथ गांधी जी से मिले, पर गांधी जी ने कहा, बिना देखे और पूरी बात जाने मैं कुछ नहीं कर सकता। राजकुमार शुक्ल की लगातार कोशिश के बाद गांधी जी ने एक दिन चंपारण आने का वादा किया। लखनऊ अधिवेशन के बाद गांधी जी कानपुर गए। शुक्ल जी वहां भी लगे रहे। गांधी जी गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने कानपुर गए थे और वहां शुक्ल जी गांधी जी से मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ से चंपारण नजदीक है, कृपया चलिए। गांधी जी ने उन्हें अपना कलकत्ता का कार्यक्रम बताया और उन्होंने कलकत्ता से सीधे चंपारण आने की बात कही। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि जब गांधी जी बिहार पहुंचे तो उन्होंने काम किस तरीके से शुरू किया। आज हम सीखेंगे वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। हमारे चारों ओर हम कई वस्तुएं देखते हैं जिनका आकार वृत्त यानी सर्कल जैसा होता है, जैसे घड़ी, पंखा, पहिया इत्यादि। कई बार हमें इनका आकार कागज पर बनाना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हमें कागज की घड़ी बनानी हो तो हमें कागज पर वृत्त बनाना आवश्यक होता है। वैसे तो हम कुछ साधन जैसे चूड़ी के उपयोग से वृत्त आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इससे हम वांछित त्रिज्या यानी रेडियस वाला वृत्त नहीं बना सकते। हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के साधनों के उपयोग से वांछित त्रिज्या वाला वृत्त जरूर बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में त्रिज्या की लंबाई ज्ञात होने पर वृत्त कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। मान लीजिए हमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है।
यहाँ वृत्त की त्रिज्या हमें बताती है कि केंद्र यानी सेंटर से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या के माप से वृत्त बनाने के लिए हमें एक कागज, 2 पेंसिल, एक रूलर और एक प्रकार यानी कंपास इत्यादि वस्तुएं आवश्यक है। सबसे पहले हम एक नुकीली पेंसिल को प्रकार में रख लेंगे। अब चलिए निम्नलिखित विधि से वृत्त बनाएं। पहला चरण, सबसे पहले हम प्रकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य पर रखेंगे और प्रकार को खोलते हुए पेंसिल का सिरा 2.5 सेंटीमीटर वाले चिन्ह पर रखेंगे। दूसरा चरण, नुकीली पेंसिल के उपयोग से हम कागज के लगभग मध्य में एक बिंदु बनाएंगे। इसे वृत्त का केंद्र मानकर C नाम देंगे। तीसरा चरण, अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को केंद्र C पर रखेंगे। हम पाएंगे कि पेंसिल का सिरा भी कागज के एक बिंदु पर आ गया है। ध्यान रहे, प्रकार में ली गई दूरी में बदलाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वृत्त गलत बन जाएगा। चौथा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा केंद्र पर निश्चित रखकर पेंसिल वाला सिरा धीरे धीरे घुमाएंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे। इससे हमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त प्राप्त होगा। अब आप बताइए कि अगर आपको एक वृत्त बनाना है जिसका व्यास यानी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो आप कैसे बनाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होता हुआ वृत्त के परिसीमा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ता है, यानी कि इसकी लंबाई त्रिज्या के 2 गुना होती है। हम कह सकते हैं कि त्रिज्या की लंबाई व्यास की लंबाई से आधा होती है। चूंकि हमें वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या की माप आवश्यक है, इसलिए हम व्यास को 2 से विभाजित करेंगे, जिससे हमें त्रिज्या की माप ज्ञात होगी। 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से जब भी वृत्त बनाने का सवाल हो, उसमें यह जरूर देखें कि माप त्रिज्या की दी है या व्यास की। अब आप त्रिज्या की लंबाई ज्ञात होने पर वृत्त जरूर बना पाएंगे। आज हमने सीखा वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे वृत्त खींचने से संबंधित उदाहरण। दो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र A हो। यहाँ वृत्त की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है, जो हमें बताती है कि केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी 2.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या के माप से वृत्त बनाने के लिए हमें एक कागज, 2 पेंसिल, एक रूलर और एक प्रकार इत्यादि वस्तुएं आवश्यक हैं। सबसे पहले हम एक नुकीली पेंसिल को प्रकार में रख लेंगे। अब चलिए निम्न विधि से वृत्त खींचें। पहला चरण, सबसे पहले हम प्रकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य पर रखेंगे और इसे 2.8 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे। दूसरा चरण, नुकीली पेंसिल के उपयोग से हम कागज पर एक बिंदु बनाएंगे। इसे वृत्त का केंद्र यानी सेंटर मानकर A नाम देंगे। तीसरा चरण, अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को केंद्र A पर रखेंगे। चौथा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा केंद्र पर निश्चित रखकर पेंसिल वाला सिरा धीरे धीरे घुमाएंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे। इससे हमें 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त प्राप्त होगा जिसका केंद्र A है। अगला उदाहरण, पिछले उदाहरण में बने वृत्त के साथ क्या हम केंद्र B का एक और वृत्त बना सकते हैं जिससे कि दोनों वृत्तों के केंद्र A और B एक दूसरे की परिसीमा यानी बाउंड्री पर आए? क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? वीडियो रोककर सोचिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। मान लीजिए हम दूसरे वृत्त का केंद्र पहले वृत्त की परिसीमा पर लेते हैं और इसकी त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या जितनी यानी कि 2.8 सेंटीमीटर ही लेते हैं, तो पहले वृत्त का केंद्र भी दूसरे वृत्त की परिसीमा पर लाया जा सकता है। चलिए इस समझ के आधार पर वृत्त बनाकर देखें। पहला चरण,
सबसे पहले हम प्रकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य पर रखेंगे और इसे 2.8 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे। दूसरा चरण, नुकीली पेंसिल के उपयोग से हम पहले वृत्त के परिसीमा पर एक बिंदु बनाएंगे। इसे दूसरे वृत्त का केंद्र मानकर बी नाम देंगे। ध्यान रहे, हम पहले वृत्त पर किसी भी स्थान पर बिंदु बी ले सकते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि केंद्र ए से वृत्त की परिसीमा पर लिया गया कोई भी बिंदु समान दूरी पर होगा। तीसरा चरण, अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को केंद्र बी पर रखेंगे। चौथा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा केंद्र बी पर निश्चित रखकर पेंसिल वाला सिरा धीरे धीरे घुमाएंगे और एक चक्कर पूरा कर लेंगे। इससे हमें 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और केंद्र बी वाला दूसरा वृत्त प्राप्त होगा। हम यह भी देखते हैं कि इस वृत्त की परिसीमा पर पहले वृत्त का केंद्र भी आ रहा है। आज हमने देखे वृत्त खींचने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित साधारण गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे वृत्त खींचने से संबंधित साधारण गलतियां। साधारण गलती 1, अगर बच्चों को कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस का वृत्त बनाएं, तो वृत्त बनाने के लिए बच्चे प्रकार को खोलकर दी गई दूरी लेते हैं, लेकिन दूरी मापते समय वे प्रकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य चिन्ह पर न रखकर एक इस चिन्ह पर रखते हैं। इससे प्रकार में त्रिज्या का माप 1 सेंटीमीटर कम लिया जाता है। बच्चे उसी माप के साथ वृत्त बनाते हैं, लेकिन इस गलती के कारण खींचा गया वृत्त गलत होता है। ध्यान रहे, प्रकार में माप लेते समय नुकीला सिरा शून्य पर रखना आवश्यक है। यदि रूलर टूटी हो या शून्य चिन्ह ठीक प्रकार से दिखाई न दे रहा हो, तो हम नुकीला सिरा किसी दूसरे चिन्ह पर रख सकते हैं। लेकिन अब यह आवश्यक हो जाता है कि इस चिन्ह से दी गई दूरी ठीक प्रकार से मापी जाए। यानी कि अगर हम नुकीला सिरा 1 पर रखते हैं और हमें 2 सेंटीमीटर के लिए प्रकार को खोलना है, तो यह आवश्यक होगा कि पेंसिल की नोक 3 इस चिन्ह पर आए। अगर हम यह 2 इस चिन्ह पर लेते हैं तो यह गलत होगा। साधारण गलती 2, कुछ बच्चे प्रकार में पेंसिल ठीक प्रकार से नहीं रखते। ध्यान रहे, प्रकार में पेंसिल रखते समय किसी समतल सतह पर प्रकार को लंबवत रखकर पेंसिल और प्रकार के सिरे एक रेखा में रहे, यह ध्यान रखना आवश्यक है। साधारण गलती 3, कुछ बच्चे वृत्त खींचते समय प्रकार में दिया गया माप लेते हैं, लेकिन वृत्त खींचने की विधि करते हुए इसे समान रखने पर ध्यान नहीं देते। ध्यान रहे, अगर प्रकार में ली गई दूरी बदलती है तो हमें सही वृत्त नहीं प्राप्त होगा। अक्सर प्रकार घुमाते समय यह दूरी बदल जाती है, इससे हमें वृत्त प्राप्त नहीं होता। प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। साधारण गलती 4, कुछ बच्चे प्रकार एक ही बार में घुमाते हुए वृत्त नहीं खींच पाते। उन्हें प्रकार को बार बार घुमाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकार में ली गई दूरी बदलने की संभावना बढ़ जाती है और इससे वृत्त गलत खींचे जाने की गलती होती है। यह बात जरूर है कि वृत्त खींचने का अभ्यास करके ऐसी गलती को कम किया जा सकता है। साधारण गलती 5, कई बार उदाहरण में वृत्त निकालने के लिए व्यास का माप दिया जाता है, लेकिन बच्चे दी गई जानकारी को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ते। वे दिया माप एक त्रिज्या का माप है यह समझकर वृत्त खींचते हैं और गलत वृत्त प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रहे, अगर व्यास का माप दिया हो तो हमें उस माप को 2 से विभाजित कर त्रिज्या का माप ज्ञात करना आवश्यक होता है। इससे हमें सही वृत्त प्राप्त होता है। तो आज हमने देखी वृत्त खींचने से संबंधित कुछ साधारण गलतियां।
क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। आज हम सीखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकारों के विषय में। ज्यामिति के विभिन्न आकारों के बारे में सीखते हुए हमने वर्ग, आयत जैसे आकारों के बारे में पढ़ा। ये सभी आकार सपाट अर्थात फ्लैट है, यानी कि वे एक ही तल में स्थित है, इसलिए इन्हें हम समतल आकार कहते हैं। किसी भी समतल आकार की लंबाई और चौड़ाई जैसे 2 मापन होते हैं, इसलिए इन्हें हम द्विविमीय आकार यानी 2 डायमेंशनल शेप्स भी कहते हैं। इन्हें संक्षेप में 2D भी कहा जाता है। हम ज्यामिति के इन आकारों की लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं। क्या यह आकार भी द्विविमीय यानी 2D है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम इस आकार की लंबाई और चौड़ाई तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हम इसे एक बड़े आयत में इस प्रकार रख सकते हैं कि इसका पूरा आकार आयत के अंदर हो।
चूंकि आयत द्विविमीय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आकार भी द्विविमीय है। इस तरह से यह आवश्यक नहीं कि द्विविमीय आकार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति यानी बहुभुज यानी पॉलीगॉन हो। यह किसी भी आकार का हो सकता है जो एक ही तल में स्थित हो। हम कह सकते हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, वृत्त यानी सर्कल, पंचभुज यानी पेंटागन इत्यादि भी द्विविमीय आकार है। अब इस आकार को देखिए, यह एक घन यानी क्यूब है। क्या यह द्विविमीय आकार है? सोचिए सोचिए। हम देखते हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे 3 मापन हैं। 3 मापन या 3 विमाएं यानी 3 डायमेंशंस होने के कारण यह आकार एक ही तल में स्थित नहीं है, बल्कि यह अलग अलग तलों में स्थान घेर रहा है। ऐसे आकार जिनकी 3 विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठोस आकार यानी सॉलिड शेप्स या त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। इन्हें संक्षेप में 3D आकार भी बोला जाता है। हमने पिछली कक्षा में कुछ त्रिविमीय आकारों के बारे में पढ़ा। क्या आपको याद है? वीडियो रोककर याद कीजिए। उदाहरण के तौर पर कुछ आकार इस प्रकार है। यह एक घन यानी क्यूब है। पासा, रूबिक क्यूब, आइस क्यूब, इन सभी का आकार एक घन जैसा है। यह एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है। माचिस की डिबिया, मिठाई का डब्बा, किताब जैसी वस्तुएं घनाभ जैसी होती है। यह एक पिरामिड है। आपने चित्रों में मिस्र के पिरामिड देखे ही होंगे। यह एक प्रिज्म है। आपने कांच की इस प्रकार की वस्तु देखी होगी जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यह एक प्रिज्म है। यह एक गोला यानी स्फीयर है। लड्डू, गेंद, फुटबॉल इत्यादि जैसी वस्तुएं गोले के आकार की है। यह एक बेलन यानी सिलेंडर है। आपने इस आकार को पेन, बोतल, सेल बैटरी आदि के आकारों में देखा होगा। यह एक शंकु यानी कोन है। आपने कई बार आइसक्रीम शंकु के आकार में खाया होगा। जन्मदिन पर आपने शंकु के आकार की टोपी भी पहनी होगी। क्या आप और वस्तुएं याद कर सकते हैं जिनमें आपने इन आकारों को देखा है? आप कुछ और वस्तुओं के नाम जरूर पता कीजिए। अब इन आकारों को देखिए। क्या ये भी त्रिविमीय आकार है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये सभी वस्तुएं एक से अधिक तलों में स्थान घेर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं त्रिविमीय आकार है। अपने आसपास देखकर पता कीजिए कि कौन सी वस्तुएं त्रिविमीय आकार है। तो आज हमने सीखा तल आकृतियों और ठोस आकारों के विषय में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरणों को देखेंगे। आज हम देखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकार से संबंधित उदाहरण। निम्न दर्शाए गए आकारों को उनकी विमाओं यानी डायमेंशंस के रूप में वर्गीकृत कीजिए और आकारों की पहचान कीजिए। यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं आकृतियों में दर्शाए गए आकार स्थान घेरते प्रतीत हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इनमें 3 विमाएं हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे ठोस आकार यानी सॉलिड शेप्स या त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप या 3D शेप है।
लेकिन चौथी, छठी और सातवीं आकृतियों में दर्शाए गए आकार एक ही तल में स्थित है। इनमें लंबाई या चौड़ाई जैसी दो विमाएं तो है, लेकिन तीसरी विमा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आकार समतल आकार या द्विविमीय आकार यानी 2 डायमेंशनल शेप या 2D शेप है। अगला उदाहरण, दर्शाई गई आकृति कितने 2D आकारों द्वारा निर्मित की गई है? दर्शाई गई आकृति ने कुछ स्थान घेरा है। हम कह सकते हैं कि इस आकार की 3 विमाएं यानी 3 मापन है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए दर्शाई गई आकृति एक ठोस आकार या त्रिविमीय आकार है। यह आकृति विभिन्न सपाट भागों से बनी है, जिन्हें हम द्विविमीय आकार यानी 2D शेप्स कहते हैं। दर्शाई गई आकृति कितने 2D आकारों द्वारा निर्मित की गई है, यह जानने के लिए यहाँ हमें इन सभी 2D आकारों की गिनती करनी होगी। हम देखते हैं कि यह आकृति एक आयताकार 2D आकार से तथा 4 त्रिभुजाकार 2D आकारों से बनी है, यानी कि यह आकृति कुल 1-4 बराबर 5 द्विविमीय आकारों से यानी 2D शेप्स से बनी है। तो आज हमने देखे तल आकृतियों और ठोस आकार से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे तल आकृतियों और ठोस आकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, दर्शाए गए आकार के सभी कोणों का माप 90 डिग्री है। आकार की पहचान कीजिए। दर्शाए आकार की कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, यानी कि इसने कुछ स्थान घेरा है। इसलिए दर्शाया हुआ आकार एक त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप है। कुछ बच्चे यह देखते हैं कि दिए गए त्रिविमीय आकार में सभी फलक यानी फेसेस 4 भुजाओं से बने हैं, यानी कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल है। इसलिए वे सोचते हैं कि यह एक घन यानी क्यूब है। बच्चों का ध्यान यहाँ जाता ही नहीं कि इस आकार में सभी फलक वर्गाकार नहीं हैं। वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। दिए गए आकार में सभी फलक वर्गाकार नहीं हैं, इसलिए यह आकार घन नहीं है, लेकिन इसके सभी फलक आयताकार अवश्य है। एक त्रिविमीय आकार जिसके सभी फलक आयताकार हो घनाभ कहलाता है, जो कि दूसरा विकल्प है, यानी कि विकल्प 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, दर्शाई गई आकृतियों में से कौन सी आकृति द्विविमीय आकार है? कुछ बच्चों की समझ होती है कि सिर्फ ज्यामिति के आकार जैसे आयत और वृत्त ही द्विविमीय आकार होते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि आकृति 3 एक द्विविमीय आकार नहीं है। इसलिए ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है, सिर्फ वही द्विविमीय आकार होते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ आयत की लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है, इसलिए वे समझते हैं कि सिर्फ आकृति 1 ही द्विविमीय आकार है। इस समझ से वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। यहाँ प्रत्येक आकृति एक ही तल में स्थित है। इनमें से कोई भी आकृति एक से अधिक तलों में न तो कोई स्थान घेर रही है, न ही इनकी कोई तीसरी विमा है। इसलिए ये सभी आकृतियां द्विविमीय आकार है। इसलिए ऑप्शन 3 सही जवाब है।
गलती 1, अपने आसपास की वस्तुओं के आकार की गलत पहचान करना। कुछ बच्चों से यदि पूछा जाए कि माचिस की डिबिया, दरवाजा और गेंद कौन से आकार के हैं, तो वे सोचते हैं कि माचिस की डिबिया और दरवाजा आयताकार है और गेंद वृत्ताकार है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से आकारों की पहचान कराते समय उनसे यह कहा जाता है कि माचिस की डिबिया और दरवाजा आयताकार है और गेंद वृत्ताकार है। ध्यान रहे, माचिस की डिबिया और दरवाजे की 3 विमाएं होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि माचिस की डिबिया और दरवाजे की 3 विमाएं होती है। इसलिए यह एक त्रिविमीय आकार है जिसे हम घनाभ यानी क्यूबॉइड कहते हैं। अगर हम गेंद की बात करें तो हम देखते हैं कि यह एक ही तल में स्थित है, इसलिए यह भी एक त्रिविमीय आकार ही है जिसे हम गोला यानी स्फीयर कहते हैं। गलती 2, आकार की पहचान करते समय परिभाषा का प्रयोग न करना। यदि कुछ बच्चों को एक आयत दिखाया जाए और आयत की परिभाषा भी बताई जाए, तो कई बार वे सिर्फ आकार का ध्यान रखते हैं और परिभाषा नजरअंदाज कर देते हैं। अब यदि बच्चों को एक ऐसा आयत दिखाया जाए जिसका अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन उनकी समझ के आयत से भिन्न है, तो वे इस आकार की पहचान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आकार की पहचान परिभाषा के आधार पर नहीं करते। उनकी समझ के अनुसार ऐसा आकार ही आयत होता है। आयत की परिभाषा हमें बताती है कि एक ऐसा आकार जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो तथा सभी कोण समकोण हो, वह एक आयत होता है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह एक आयत ही है। इसलिए किसी भी आकार की पहचान करने के लिए उसकी परिभाषा पता होना जरूरी है। तो आज हमने देखी तल आकृतियों और ठोस आकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। साली अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ, कब कब हाथ धोना है तारा?
मुझे याद है अब्बा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। आज हम चित्रलेख के बारे में सीखेंगे। आपने समाचार पत्रों या टीवी में आंकड़ों यानी डेटा को किसी चित्र, वस्तु या वस्तु के भाग के रूप में निरूपित किया हुआ अवश्य देखा होगा। आंकड़ों का यह निरूपण एक चित्रलेख यानी पिक्टोग्राफ कहलाता है। जैसे इस चित्रलेख में भारत में 3 वर्षों में पेट्रोल की खपत दर्शाई गई है। इसी तरह भारत में वर्ष 2017-18 में फसलों का अनुमानित यानी एस्टिमेटेड उत्पादन कैसा रहा, इसकी जानकारी इस चित्रलेख से मिलती है। इसी तरह यहाँ दर्शाया गया चित्रलेख किसी गांव में टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या प्रदर्शित करता है। यह समाचार के चैनल देखने वालों की संख्या 3 चित्रों से निरूपित की गई है। चूंकि यहाँ एक चित्र का मान 100 दर्शक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव में समाचार देखने वालों की संख्या 3 गुना 100 दर्शक बराबर 300 दर्शक है। मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या निरूपित करने के लिए 5 पूर्ण चित्र बनाए गए हैं और एक आधा चित्र बनाया गया है। चूंकि एक पूर्ण चित्र का मान 100 दर्शक है, इसलिए हम आधे चित्र का मान 100 का आधा यानी 50 दर्शक ले सकते हैं। इस तरह से मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या होगी 5 गुना 100 दर्शक धन 50 दर्शक बराबर 550 दर्शक। इस तरह क्या आप बता पाएंगे कि विज्ञान के चैनल देखने वालों की संख्या क्या होगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह होगी 4 गुना 100 दर्शक बराबर 400 दर्शक। इसी तरह खेल के चैनल देखने वालों की संख्या है 450 दर्शक। चित्रलेख से केवल देखकर ही सूचना यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ सबसे अधिक चित्र मनोरंजन की पंक्ति में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी चैनलों में मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। विज्ञान और खेल के चैनल देखने वालों की संख्या में अंतर आधे चित्र से निरूपित होता है, जो 50 दर्शकों को निरूपित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि मनोरंजन और खेल के चैनल देखने वालों की कुल संख्या क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ मनोरंजन और खेल के चैनल देखने वालों के लिए कुल 9 पूर्ण चित्र और 2 आधे चित्र यानी कुल 10 चित्र बनाए गए हैं। इस तरह से इन चैनलों को देखने वालों की कुल संख्या होगी 10 गुना 100 दर्शक बराबर 1000 दर्शक। इस तरह आप दर्शाए गए सवालों को स्वयं हल कीजिए। सबसे कम कौन सा चैनल देखा जाता है? कारण दीजिए। मनोरंजन के चैनल तथा खेल के चैनल देखने वालों की संख्या में अंतर क्या है? गांव में कुल कितने दर्शक हैं? अब आपको चित्रलेख की समझ बन गई होगी। आज हमने चित्रलेख के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। आज हम चित्रलेख से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। रवि के परिवार का विभिन्न मदों में होने वाला मासिक व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। इसे चित्रलेख के रूप में निरूपित कीजिए।
चलिए दी गई जानकारी से चित्रलेख खींचे। यहाँ हमें एक संकेत यानी सिंबल का उचित मान लेना होगा ताकि हम सभी संख्याओं को सही रूप से दर्शा पाए। यदि हम एक संकेत का मान 500 लेते हैं तो इससे हमें सभी संख्याओं को दर्शाने में आसानी होगी। मकान का किराया 3,500 रुपए है। चूंकि एक चित्र का मान 500 है, इसलिए 3,500 दर्शाने के लिए हमें 3,500 विभाजित 500 बराबर 7 चित्र बनाने होंगे, जो हम इस प्रकार बनाएंगे। इसी तरह भोजन पर 3,000 रुपए व्यय किया गया है, इसलिए इसे हम 3,000 विभाजित 500 बराबर 6 चित्र बनाकर निरूपित करेंगे। क्या अब आप बता पाएंगे कि बिजली पर हुए व्यय को कैसे निरूपित किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हमें 1,250 विभाजित 500 बराबर 2 और 1/2 चित्र बनाने होंगे। इसी तरह शिक्षा के लिए हमें 2,500 विभाजित 500 बराबर 5 चित्र तथा अन्य के लिए हमें 1,500 विभाजित 500 बराबर 3 चित्र बनाने होंगे। अगला उदाहरण, किसी स्कूल के छात्रों को अपने मनपसंद क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया और प्राप्त आंकड़ों को चित्रलेख के रूप में निरूपित किया गया। चित्रलेख को पढ़कर पूछे गए सवालों के उत्तर दीजिए। चित्रलेख में एक चित्र का मान क्या है? चित्रलेख में एक चित्र का मान 5 छात्र है। यदि एक चित्र का मान 10 रखा जाए तो उन छात्रों की संख्या जिन्हें संगीत सुनना पसंद है कैसे निरूपित की जाएगी? चूंकि चित्र का मान 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत 6 गुना 5 बराबर 30 छात्रों को पसंद है। यदि एक चित्र का मान 10 लिया जाए तो हमें 30 विभाजित 10 बराबर 3 चित्र बनाने होंगे। छात्रों को कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक पसंद है? चित्रलेख देखकर हमें ज्ञात होता है कि छात्रों को टीवी देखना सबसे अधिक पसंद है। यदि उन छात्रों की संख्या को जोड़ा जाए जिन्हें घूमना पसंद है और जिन्हें खेलना पसंद है, तो यह योग क्या होगा? यह घूमने जाना 4 गुना 5 छात्र बराबर 20 छात्रों को पसंद है, जबकि खेलना 6 गुना 5 छात्र बराबर 30 छात्रों को पसंद है। इनका योग 20 छात्र धन 30 छात्र बराबर 50 छात्र है। अब आप दिए गए चित्रलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्वयं ज्ञात कीजिए। इस तरह आप ज्ञात कीजिए कि आपकी कक्षा के छात्रों का जन्मदिन कौन से महीनों में आता है और प्राप्त जानकारी को चित्रलेख में निरूपित कीजिए। तो आज हमने चित्रलेख से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखे। तारा, तारा, तारा। अरे तारा, तुम चादर के नीचे हो क्या? क्या हुआ तारा? तुम यहाँ क्यों छुपी हो? और तुम्हारा शेरू वहां पड़ा हुआ है। कोई नया खेल है क्या? अब्बा, मुझे डर लग रहा है। क्यों तारा? अब्बा, शेलू तो बाहर किसी देश से बनकर लाया है। मुझे डर है कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। हाँ? और फिर मैं टिंकू से फोन पर बात कर रही थी, अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो उसने छींक दिया। हेलो टिंकू, मेरे प्यारे दोस्त। हेलो तारा, मेरी पक्की दोस्त। मुझे तुम्हारी बहुत याद। सॉरी, छींक आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तारा। तारा, कट गया।
अगर कहीं टिंकू को भी कोरोना है तो अब ना मैं शेलू से खेलूंगी ना टिंकू से फोन पर बात करूंगी। ओह, तो ये बात है। तारा, चादर से बाहर आओ। तारा, डरो नहीं, मैं हूं ना। तारा, कोई दूसरे देश या जगह से आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोरोना है। और टिंकू की छींक, कहीं मुझे उससे ये वायरस आ गया तो? तारा, हर छींक और खांसी कोरोना वायरस से नहीं जुड़ी है, और फोन पर बात करने से ये थोड़ी ही फैलती है। इधर उधर की बातों में आके तुम अपने साथ या दूसरों के साथ भेदभाव मत करो। तारा, भेदभाव मतलब पापा? मतलब ये कि गलत ना होने पर भी किसी को दोष देना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसे भेदभाव कहते हैं। तारा, अब्बा, याद है एक बार टीचर ने मुझे डांटा था जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, तो मुझे कितना बुरा लगा था। कहीं शेलू को और टिंकू को भी वैसे ही तो नहीं लगला? हाँ तारा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा तारा, ये बताओ, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो हम क्या करते हैं? हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना? बिल्कुल ठीक। पर सोचो तारा, अगर हम दूसरों से भेदभाव करेंगे तो वो इसके डर से बातें छुपाएंगे, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, जिससे कोरोना वायरस और भी फैलेगा। मैं समझ गई अब्बा। सॉरी शेलू। ओह, मैं टिंकू को भी फोन करके सॉरी बोलूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्त टिंकू। हेलो तारा। आई एम सॉरी, मैंने डर के जल्दी जल्दी में फोन कट कर दिया था। कोई बात नहीं तारा, हम लोग पक्के दोस्त हैं ना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे तारा, सुनो तारा, डॉक्टर अंकल को नमस्ते बोलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते तारा। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, आजकल कुछ लोग डॉक्टर्स और ऐसे तमाम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो कोरोना से सबको बचाने में लगे हुए हैं। पर ये तो गलत है। आप और आपके जैसे सभी लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। तारा, काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। दोस्तों, कहीं आप तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर वगैरह तो हमारी मदद ही कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव तो बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर अंकल, क्या हम आपके काम में कोई मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं तारा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी घर में ही रहो, दूसरों की गलत बातों में मत आओ, इससे हमारा काम आसान होगा, क्योंकि ऐसे कोरोना को फैलने से हम रोक सकते हैं। ओके डॉक्टर अंकल, बाय बाय। तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तारा? वो तो मैं और अब्बा पौधों की देखभाल करेंगे, उनको पानी देंगे डॉक्टर अंकल। गार्डनिंग, ये तो बहुत मजेदार काम है तारा। अच्छा मैं भी चलता हूँ तारा, तुम कभी कभी यूं ही मुझे फोन कर लिया करो, मुझसे बातें कर लिया करो, अच्छा लगता है। जरूर डॉक्टर अंकल, बाय बाय। ओके बाय। अब्बा देखो, बुला ना देखो, बुला ना सुनो, बुला ना कहो। मजा आ रहा ना तारा? बहुत मजा आया है अब्बा। ठीक है तारा, तो ये बताओ तुमने क्या सीखा? भेदभाव से नहीं, मेल मोहब्बत का हो साथ, तो हम जरूर देंगे कोरोना को मात। हाँ? बिल्कुल सही। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं।
और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।